हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम वर्क डन और एनर्जी को स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे पावर। देखिए, वर्क डन जैसे हमने देखा तो वर्क डन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल लें कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसको हम h हाइट तक ऊपर राइज करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ mg, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हमने वर्क डन किया, इसको h हाइट तक राइज करने में वो वर्क डन होगा mgh। पर देखिए, अगर हम यहाँ पे t इजिकल टू 0 से टाइम अगर लें t इजिकल टू 10 सेकेंड, तब भी वर्क डन होगा mgh। और अगर हम टाइम लें 20 सेकेंड, तब भी वर्क डन जो हुआ वो mgh ही होगा। यानी हाँ, हम देखते हैं कि अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम वर्क डन और अगर टाइम इन दोनों में रिलेट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पावर जो है हम यूज करते हैं। पावर जो होती है दैट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी हम पावर डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। यानी वर्क करने की जो रेट होती है उसको हम पावर डिफाइन करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि पर्टिकुलर गिवन वर्क के लिए यहाँ पर पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यानी अगर हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर वर्क करने में अगर टाइम जो है वो कम लगा, तो इस कंडीशन पे जो पावर हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है। और अगर टाइम कम लगा, सॉरी अगर टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम पावर जो है वो कम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं बाइक में, तो अगर बाइक के इंजन की पावर जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम टाइम के अंदर कवर करेगा। और अगर पावर कम है, इसका मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा टाइम के अंदर कवर करेगा। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में बाइक की वजह से जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो पावर ज़्यादा होने का मतलब होता है कि पर्टिकुलर वर्क डन जो है वो हम कम टाइम में कर पाएंगे। तो पावर का एक रिलेशन हम ये यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट h हाइट राइज करते हैं, तो वर्क डन जो होगा वो mgh होगा। तो अगर इसके अंदर टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन अगर t है तो पावर कितनी होगी? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन हुआ mgh और टाइम लगा t। तो इस केस के अंदर जो हम पावर अप्लाई कर रहे हैं वो होगा mgh अपॉन टाइम। ठीक है, जो पावर है उसकी यूनिट जो है वो वॉट होती है, इसे जूल पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम लिफ्ट के केस में देखें, कि हम अज्यूम करें कि ये कोई लिफ्ट है और लिफ्ट का मास जो है वो कैपिटल है और उसके अंदर कोई पर्सन है जिसका मास जो है वो स्मॉल है और लिफ्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन है F। तो जब हम इसको राइज करेंगे h हाइट से, तो पावर कितनी अप्लाई होगी? तो पावर होगा m g कैपिटल M प्लस स्मॉल m g प्लस फ्रिक्शन इनटू अगर h राइज हुआ है तो टोटल वर्क डन जो होगा, पहले तो एक काम करते हैं, पहले वर्क डन अलग से निकाल लेते हैं। अगर हम लिफ्ट को h मीटर राइज कर रहे हैं तो वर्क डन यहाँ पे होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m g प्लस फ्रिक्शन इनटू जो राइज किया है हमने वो है h। ठीक है, तो पावर यहाँ पे होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m g प्लस फ्रिक्शन इनटू h अपॉन टाइम।
ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर हम इस लिफ्ट को h हाइट तक राइज कर रहे हैं। ठीक है, पावर का एक ये वाला फॉर्म होता है और दूसरा फॉर्म होता है फोर्स एंड वेलोसिटी के फॉर्म में। देखिए वो कैसे आता है। पावर इन फॉर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो देखिए जैसे हमने लिखा पावर, पावर हम लिखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो देखिए वर्क को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। यहाँ पे डी एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और एफ जो है वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे पावर के रिलेशन में लिखें तो पावर हमें मिलेगी पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर अपॉन डी टी। और देखिए डी एस अपॉन डी टी जो होता है यहाँ पे होगा वो वेलोसिटी के बराबर। तो हमें पावर का रिलेशन मिलेगा P इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट वी वैक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमें पावर देता है। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चलती है कि जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो फोर्स, वेलोसिटी और दोनों के बीच में एंगल पर डिपेंड करेगा। यानी अगर हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, इसको हम ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो इस कंडीशन में पावर कितनी होगी। तो देखिए इसकी वेलोसिटी v है, अगर इसको हम कांस्टेंट फोर्स से राइज कर रहे हैं यानी फोर्स की वैल्यू जो है F इज इक्वल टू जो है वो mg होगी। तो पावर यहाँ पे होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की वैल्यू होगी mg और वेलोसिटी की वैल्यू v, तो पावर इस केस के अंदर हो जाएगा F इंटू वी। देखिए एक केस हम ये ले कि अगर यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कुछ और हुआ, तो जैसे कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं F और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे पावर जो होगी वो एफ वी कॉस थीटा से आएगा। ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर होता है वेक्टर फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के माइनस 2k के, और वेलोसिटी वेक्टर हमें गिवन है वो है 2i के प्लस j के माइनस k के। तो हमें पूछा जाए बताइए पावर जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस केस के लिए वो पावर कितनी होगी। तो यहाँ से हम पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर का रिलेशन होगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर यानी 2i के प्लस 3j के माइनस 2k के डॉट 2i के प्लस j के माइनस k के। तो यहाँ पे हमारे पास पावर आएगी 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 यानी 9 वोल्ट। यानी इस कंडीशन पे हम जो पावर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है, देखिए तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्लोइंग वाटर की। पावर ऑफ मोटर। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि कोई पाइप है जिसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी रो है और फ्लूइड की वेलोसिटी v है। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी v कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे जो मोटर है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इसकी एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ mv², जो यहाँ पे वर्क डन के बराबर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम पावर का रिलेशन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी या फिर d अपॉन डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो पावर का रिलेशन हमें मिलेगा d/dt हाफ mv²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो v है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो यह आएगा v²/2 dm/dt। और देखिए dm/dt जो है वो यहाँ पे फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट, जिस फ्लो रेट से पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। dm/dt दैट इज मास फ्लो रेट। और पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया a है, वेलोसिटी v है और डेंसिटी रो है, तो ये जो मास फ्लो रेट होता है वो होता है रो ए वी के बराबर। यानी पावर का रिलेशन हमें मिलेगा P = v²/t रो ए वी। यानी पावर का रिलेशन, जो रिक्वायर्ड पावर ऑफ मोटर होगी वो होगी रो ए वी क्यूब अपॉन 2। रिक्वायर्ड पावर ऑफ मोटर टू मेंटेन फ्लो वेलोसिटी v। ओके, तो ये हमारे पास है पावर। अब हम देखते हैं पावर से रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें बोला है अ कूली takes 1 minute to raise a box through height 2 meter and another one takes 30 seconds for the same job. Does the same amount of work, पहले तो यहाँ पे पूछा है सॉरी यहाँ पे बोला है कि same job and does the same amount of work, which of two has greater power and which one uses greater energy। तो देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को राइज कर रहे हैं किसी हाइट एज तक, तो उस कंडीशन पे वर्क डन जो होगा वो होगा mgh, और जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे वर्क डन के बराबर होगी। यानी दोनों केस में हम देखें कि दोनों कूली के लिए जो वर्क डन होगा और जो एनर्जी खर्च होगी वो दोनों केस में बराबर होगी। पावर जो है वो यहाँ पे होगा mgh अपॉन टाइम t। तो अगर टाइम कम हुआ तो पावर ज़्यादा होगी और टाइम ज़्यादा हुआ तो पावर जो है वो कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कूली है वो 1 मिनट ले रहा है और सेकेंड कूली जो है वो 30 सेकेंड ले रहा है। यानी पावर ऑफ फर्स्ट कूली जो है दैट इज लेस देन पावर ऑफ सेकेंड कूली, यानी सेकेंड कूली जो है वो ज़्यादा पावर अप्लाई कर रहा है। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमें बोला है पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 1000 kg ऑफ वाटर per minute from a well 20 meter deep and eject it at rate of 20 meter per second. How much work is done in lifting water? How much work is done in giving it kinetic energy? और सी पार्ट में पूछा है कि what horsepower engine is required for a purpose of lifting water। ठीक है, तो पावर जो है वो हम हॉर्स पावर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 746 वॉट जो है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो हमें बोला है कि ये कोई वेल है जहाँ पे इसकी डेप्थ जो है वो 20 मीटर है और यहाँ से वाटर जो है वो हम रेज कर रहे हैं ऊपर, जहाँ पर वाटर की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पे मोटर जो है वो दो काम कर रहा है। एक तो ये कि वाटर जो है वो यहाँ पर इतनी हाइट तक वो रेस कर रहा है और दूसरा काम वो कर रहा है कि यहाँ पर उससे वाटर को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भी दे रहा है। तो पार्ट ए में पूछा है कि उसे राइज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो राइज करने में जो वर्क डन होगा वो होगा mgh के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा, मास जो है वाटर का वो है यहाँ पे 1000 kg, g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 यूज कर लेते हैं और हाइट जो है वो है यहाँ पर 20 मीटर। तो जो यहाँ पे वर्क डन होगा ये यहाँ पर होगा 2 × 10⁵ जूल पर मिनट। ठीक है, इतना वर्क डन जो है वो पर मिनट कर रहा है।
पार्ट बी में पूछा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो जो दूसरा वर्क डन कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए तो वो होगा हाफ mv² मास 1000 वेलोसिटी 20 स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 200, ठीक है। तो ये हमें मिला 2 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट, यानी यहाँ पर मिनट जो है W1 इतना वर्क पर मिनट जो है वो उससे राइज करने में लग रहा है, और 2 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट इतना वर्क जो है वो उसे वेलोसिटी में दे रहा है, ठीक है। तो सी पार्ट में इसकी पावर फाइंड करते हैं, तो पावर हमारे पास होगी W1 प्लस W2 अपॉन टाइम, ठीक है। तो W1 जो है वो हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ प्लस W2 वो भी है 2 इंटू 10⁵, और जो टाइम हमें लग रहा है वो है यहाँ पर 60 सेकेंड, तो यहाँ पर हमें मिलेगा जूल पर सेकेंड के अंदर या वोट के अंदर। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁵ अपॉन 60, ये हमें मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻³ वोट, ठीक है। हमें आंसर जो देना है वो इन हॉर्स पावर में देना है, तो इन हॉर्स पावर के लिए क्या करेंगे, जो पावर है उसको डिवाइड कर देंगे 746 से, 6.67 इंटू 10⁻³ अपॉन 746, यह हमें मिलेगा हॉर्स पावर, यह हमें मिलेगा 8.94 हॉर्स पावर, ठीक है। तो जो पंप की हम बात कर रहे हैं उस पंप की पावर जो है इन हॉर्स पावर है वो होगी 8.94। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं पंप से रिलेटेड। हमें बोला है 1 किलोवाट मोटर पंप, ये इसकी पावर है, आउट वाटर फ्रॉम अ वेल 10 मीटर डीप, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर पम्प्ड आउट पर सेकेंड। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने रिलेशन देख लिया। यहाँ पे इस कंडीशन में पावर जो होगा वो होगा mgh अपॉन टाइम t, ठीक है। टाइम हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 1 किलो वोट यानी 1000 वोट, मास हमें पूछा हुआ है, g की वैल्यू 10 है लेते हैं, h हमें दिया हुआ है वो है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पर सेकेंड जो मास आएगा वो आएगा m इजिकल टू 10 kg पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे टाइम अगर हम 1 सेकेंड ले लें तो हम क्या देखेंगे, पर सेकेंड जो है वो 10 kg मास जो है वो इस वेल से आउट कर रहा है। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमें बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास m is moving with constant acceleration a on rough horizontal plane. If coefficient of friction between the block and plane is mu, the power delivered by external agent at a time t from beginning is equal to। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बोला है एक ब्लॉक जिसका मास m है और ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, जिसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। इस पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं F, उसकी वजह से इस पे एक्सलेशन जो है वो A आया है और फ्रिक्शन जो है इस पे लग रहा है पीछे की तरफ F। तो इस कंडीशन पे पूछा है बताइए कि t टाइम के अंदर पावर डिलीवर बाय एक्सटर्नल एजेंट एट टाइम t, तो किसी टाइम t पर यहाँ पर पावर जो अब सप्लाई हो रही है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स मिल जाए तो हम एक्सलेशन के रिलेशन से टाइम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और फोर्स इनटू वेलोसिटी जो है वो पावर हमें देता है।
तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो देखिए नेट एक्सलेशन की इक्वेशन में हम लिखेंगे मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स माइनस फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर एम जी अगर नॉर्मल फोर्स के बराबर है तो फ्रिक्शन जो है वो म्यू एम जी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू एम जी, यानी हमें फोर्स मिलेगा एम ए प्लस म्यू एम जी, यानी फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी एम ए प्लस म्यू जी। तो हमें फोर्स मिल गया। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वेलोसिटी का रिलेशन। तो हमें एक्सलेशन जो है वो गिवन है a, और एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, यानी dv इज इक्वल टू a dt। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो हमें वेलोसिटी का रिलेशन टाइम में मिलेगा, वो मिलेगा at। तो देखिए हमें वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के फंक्शन में मिला, फोर्स कांस्टेंट है जो हमें मिला, तो पावर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे cos 0 रख के cos की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फोर्स मिलेगा, वो होगा एम ए प्लस म्यू जी फोर्स इंटू वेलोसिटी ए टी। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? इस कंडीशन में ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो। देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 44। हमें बोला है a 60 horse power electric motor lift an elevator having maximum total load capacity of 2000 kg. If friction force on elevator is 4000 newton, the speed of elevator at full load is close to। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पावर है वो कितनी है। तो पावर हमें दिया हुआ 60 हॉर्स पावर, यानी ये हमें गिवन है 60 इंटू 746 वॉट, इतनी पावर हमें गिवन है। ठीक है, अब लिफ्ट के केस में देखिए, लिफ्ट में हमें बोला है कि जो फुल लोड की कंडीशन है तब इसका मास जो है वो है 2000 kg यानी कि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2000 जी के बराबर, एम जी नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, यानी जो फोर्स टेंशन फोर्स जो यहाँ पर लगेगा, फोर्स जो यहाँ पर मोटर लगाएगी वो ऊपर की तरफ होगा, वो होगा ए फिजिकल टू 2000 जी प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी, और पावर गिवन है और फोर्स गिवन है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन फोर्स हो जाएगा। तो देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 2000 इंटू 10 प्लस फ्रिक्शन जो है वो 4000 है, यानी टोटल फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा 20 प्लस 4000, यानी ये लगेगा हमें 24,000 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आएगी पावर अपॉन फोर्स, पावर है 60 इंटू 746 अपॉन 24,000। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 1.9 मीटर पर सेकेंड आती है, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा डी। लिफ्ट के इस टाइप के क्वेश्चन, जो एलिवेटर के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कई बार जो है वो टोटल लोड की जगह इंडिविजुअली लिफ्ट का मास और पर्सन का मास हमें गिवन होता है। देखिए जैसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, देखिए यहाँ पे हमें बोला है अ एलिवेटर इज बिल्डिंग can carry a maximum of 10 person with average mass of each person being 68 kg. The mass of elevator itself is 920 kg. It moves with constant speed of 3 meter per second. The frictional force opposing the motion is 6000 Newton. If elevator is moving with its full capacity, the power delivered by motor to the elevator must be at least।
तो हमें जो बोला हुआ है लिफ्ट का खुद का जो मास है, लिफ्ट या एलिवेटर हम लिफ्ट से समझते हैं। तो जैसे ये जो लिफ्ट है, इसका खुद का जो मास है वो 920 kg, यानी इसकी वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स जो लगेगा वो होगा 920 g के बराबर। इसके अंदर अगर हम अज्यूम करें कि 10% जो है वो है फुल लोड की कंडीशन में, तो नीचे की तरफ वो पर्सन्स की वजह से जो नीचे वेट लगेगा वो होगा 680 g के बराबर, है ना। 68 kg पर पर्सन और 10% है यहाँ पे, तो इतना ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। ये फोर्स जो है वो मोटर इस पे अप्लाई कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 6000 न्यूटन गिवन है, और इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। तो पावर पूछा है तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमें पहले फोर्स फाइंड करना होगा, और फोर्स इंटू वेलोसिटी करके हम पावर फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पे होगा 680 प्लस 920 जी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स 6000, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 1600 जी प्लस 6000, यानी 16000 प्लस 600, सॉरी 6000, ये हमें मिलेगा 22000 न्यूटन। यानी इतना फोर्स जो है वो लिफ्ट को लगाना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है तो पावर जो है वो मिनिमम जो इस केस के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी 22000 इंटू 3, यानी 66000 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा डी। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है उसकी एप्लीकेशन से आंसर फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे हमें बोला है बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रिवन बाय इंजन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन आफ्टर 9 सेकेंड द बॉडी हैज मूव इन डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए पावर के अंदर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। एक है वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, दूसरे होते हैं जो लिफ्ट और एलिवेटर वाले क्वेश्चन है वो, और तीसरे होते हैं जिसके अंदर हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन यूज करके आंसर फाइंड करना होता है। ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी की क्वेश्चन है। मास हमें दिया हुआ है 2 kg, और पावर जो है वो कांस्टेंट है जो हमें बोला हुआ है 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 वोल्ट। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनर्शियल वेलोसिटी 0 है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और यहाँ पे टाइम 9 सेकेंड है जिसमें हमें फाइंड करना है कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, ठीक है। देखिए पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखिए फोर्स जो है वो हम लिख सकते हैं, अगर उसका एक्सेलरेशन a है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। पावर हमें गिवन है 1, मास हमें गिवन है 2 kg, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हाफ dt इज इक्वल टू वी डी वी, है ना। यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर लिया, 2 को यहाँ डिवाइड किया, dt को यहाँ लिया है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी का रिलेशन टाइम में मिल जाएगा, और अगर हमें वेलोसिटी का रिलेशन टाइम में मिल गया तो हम उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा हाफ टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इनर्शियल वेलोसिटी 0 ही है, 0 से टी 0 से v, ठीक है। तो दोनों तरफ से हाफ हट गया, हमें मिला वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी वेलोसिटी का रिलेशन मिला v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी, ठीक है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस का रिलेशन, तो v को हम लिख सकते हैं ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी, यानी ds इज इक्वल टू रूट ऑफ टी डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 से जो टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है और टाइम की लिमिट 0 से
9 सेकेंड। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू, देखिए t की पावर हाफ रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 टाइम 0 से 9 सेकेंड। ठीक है, तो ये 2/3 हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, t की पावर 3/2 लिमिट 0 to 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, 2/3 9 पावर 3/2 माइनस 0, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जहाँ पे हमें मिलेगा 3 का क्यूब, फिर है ना, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 का क्यूब मिलेगा, यानी 3 का क्यूब माइनस 0, यानी 2/3 इंटू 27, यानी यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 18। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 18 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 9 सेकेंड के अंदर 18 मीटर मूव करेगा।